रिपोर्ट ऐसी है, एक भी कागज का टुकड़ा ऐसा है या नहीं, है या नहीं? सस्पेंड कर दो, शाम को सस्पेंड हो जाना चाहिए। ताला लगाओ। मालिक कौन है? नहीं आ रहा ना मालिक इसका, ताला लगाओ। गिराओ शटर। आज इनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और रिश्तेदार पड़ोसी भी खुश हैं। कैसे भाई कैसे? क्योंकि इन्होंने यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम पास कर लिया है। बधाई हो आप उस भीड़ का 0.1% हिस्सा हो जो इस रेस में शामिल थे। हाँ, सिर्फ लेस देन 1% सक्सेस रेट। और हो भी क्यों ना, एक ऐसी जॉब जिसमें पैसा, पावर, अथॉरिटी सब मिलता है, वो भी सिर्फ एक एग्जाम पास करके। एग्जाम 1, स्टेप 3 और लाइफ सेट। वैसे ये सब तो आपने 10th और 12th बोर्ड के वक्त भी सुना होगा ना, लाइफ सेट। लेकिन ये कभी उन 99.9% एस्पिरेंट के बारे में सोचा है जो इस यूपीएससी की दलदल में फंस तो जाते हैं पर बाहर नहीं निकल पाते, और निकलते भी हैं तो फेलियर, गिल्ट और डिप्रेशन का भारी बोझ लेकर, उसी सोसाइटी के बीच जिसके प्रेशर में आके इस दलदल में कूद गए थे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम थिंकिंग पर। और आज हम ऐसा टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसको उठाकर कितनों ने तो अपनी फिल्म हिट करा ली और कितनों की तो जिंदगी ही सुपर हिट हो गई। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम्स और उसके अच्छे और बुरे पहलू पर। शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी और हमारी नॉलेज की घड़ी बिना रुकावट के चलती रहे। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर यूपीएससी ही क्यों, यूपीएससी का इतना क्रेज क्यों है? वेल, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, यूपीएससी की तैयारी करने वाले पहले वो लोग हैं जो अपनी फैमिली कंडीशंस को सही करना चाहते हैं, जिनके पास कोई मॉडर्न स्किल सेट नहीं है या स्किल सीखने की फीस नहीं चुका सकते, और यूपीएससी के साथ साथ वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देते रहते हैं। इनके लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा फ्यूचर देने का एक रास्ता दिखाई देता है और वो है यूपीएससी। ये रीजन तो समझ आता है कि कोई स्टूडेंट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। दैट्स ऑल राइट। फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग जिनको इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, जिनकी फैमिली कंडीशन ऑलरेडी अच्छी है। इन्हें यूपीएससी की खूबसूरत लाइफस्टाइल, पावर, मनी और जॉब सिक्योरिटी अट्रैक्ट करती है। क्या ऐसे एस्पिरेंट सच में देश की हालत बदल सकते हैं? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी साल में एक बार होता है जहां जनरल एस्पिरेंट को 6, ओबीसी को 9 और एससी एसटी को 37 की एज तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि एक एस्पिरेंट 6 या 9 साल तक लगातार अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देता है? ये सिर्फ पावर या इज्जत का मोटिवेशन तो नहीं हो सकता। यू वोंट बिलीव दैट, बट ये मोटिवेशन उसके फेलियर से ही आता है। बात बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रही होगी लेकिन है नेगेटिव। अब सुनो कैसे। इमेजिन आप देश की सबसे बड़ी एग्जाम में 4 मार्क्स या 2 मार्क्स से आउट हो जाते हो। पता चलता है काश 2 मार्क्स और आ गए होते तो इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल जाता। जिस तरीके पेपर में एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेंस में चांस मिल जाता। ये थोड़े थोड़े से मार्क्स से रेस आउट हो जाना दुखी तो करता है, पर साथ ही साथ एस्पिरेंट में डोपामिन भी रिलीज करता है जो कि एक पॉजिटिव हार्मोन है। इसी के साथ एक बार फिर से तैयारी का दौर शुरू हो जाता है, ये जाने बगैर कि लाखों लोगों की भीड़ में 2 मार्क्स से पीछे हो जाने का मतलब है हजारों एस्पिरेंट्स आपसे आगे निकल गए। बात है एक सीट के पीछे कितने एस्पिरेंट लड़ रहे हैं। 10 लाख एप्लीकेंट्स में सीट है अराउंड 1000, जो कि आने वाले समय में और भी कम होने वाली है। फिर भी यूपीएससी की दुनिया में इतनी चकाचौंध है कि नजरें फिसल ही जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा तड़का लगाती है कोचिंग। 100% सफलता की गारंटी, यहाँ आईएएस आईपीएस बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे स्लोगन तो आपने पढ़े ही होंगे ना कोचिंग सेंटर के बोर्ड में। अब सोचिए, एक स्मॉल टाउन का 20 से 21 साल का बच्चा ग्रेजुएट होकर दिल्ली आया, उसकी फैमिली में, पूरे टाउन में किसी को यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो खुद उसको गाइडेंस कहाँ से मिलता? ऐसे बच्चों के लिए खुली हैं कोचिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम में अप्लाई करने वाले 10 लाख बच्चों में 60% बच्चे हैं जो कोचिंग लेते हैं, बाकी 40% या तो कोचिंग नहीं लेते या अफोर्ड नहीं कर पाते। उन 60% बच्चों की वजह से ही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो आपकी खुली आंखों में सपने बेच रहे हैं। कोई कोचिंग ये नहीं बताती कि जॉब प्रेशर कितना है, पॉलिटिकल प्रेशर कितना है, करप्शन कितना है। बताती है तो सिर्फ बंगला, गाड़ी और पावर। सेलेक्ट न होने वाले एस्पिरेंट कम से कम 4 से 5 साल तक इन कोचिंग्स के लिए ऐसी गाय बन जाते हैं जिनसे सुबह शाम दूध निकालते हैं। आई मीन कोर्स फी, बुक्स, स्टडी मटेरियल जैसी चीजों पे स्टूडेंट्स का ऑन एवरेज 1.5 से 2 लाख एनुअली खर्चा होता है। एक बच्चा अगर साल का 2 लाख खर्चा कर रहा है, फिर तो ऐसे 6 लाख बच्चे हुए जो बुक पब्लिकेशन, शॉप ओनर्स, स्टडी मटेरियल सेलर्स एंड क्रिएटर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की जेब भर रहे हैं। समझे 6 लाख पोटेंशियल कस्टमर पर ईयर। ऐसे में कोई इंस्टीट्यूट क्यों ना दिखाए सपने सुहाने यूपीएससी के। समझ गए ना? इमेजिन आपके कॉलेज डेज में आपको एक बाइक पसंद आ गई, बट आप उसको खरीद नहीं सकते। आपने धीरे धीरे पैसे जमा किए और फाइनल ईयर में पता चलता है कि अब वो बाइक मार्केट में आना ही बंद हो गई और वही बाइक आपके किसी दोस्त के पास है। ऐसी ही फीलिंग आती है आखिरी अटेम्प्ट में फेल होने पर, जब आपकी जान पहचान में कोई ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है। 6 से 7 साल ना कोई दोस्त बना, ना लाइफ एंजॉय की, 15-15 घंटे रोज पढ़ाई की, फिर भी एक फेलियर का झोंका आता है और सेल्फ बिलीफ को उड़ा ले जाता है। सोचो, जिंदगी की कीमती 7 साल और उसके बाद सोसाइटी क्या बोलती है? फेलियर।
2010 में जब 2,70,000 लोगों ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया तब सीट थी 1,043। पिछले साल 2023 में 11 लाख एप्लीकेंट्स के लिए भी सीट केवल 1105 ही थी। मान लेते हैं 11 लाख एप्लीकेंट्स में से 5,000 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, पर सेलेक्ट तो सिर्फ लगभग 1,000 को ही करना है। यहाँ सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट सीट्स क्यों नहीं बढ़ा रही, या हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर दे, कोई स्किल सेट ऐड कर दे, या किसी सेक्टर का एक्सपीरियंस को ऐड कर दे जिससे एप्लीकेंट्स की भीड़ कम हो जाए। पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। इसकी वजह है एक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने की स्ट्रेटेजी। एक बच्चा बीए बीकॉम करके ऐसी बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम का सपने देखता है जिसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि एक गांव से ग्रेजुएट बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और एक आईआईटी ग्रेजुएट भी। जब आप इस तरह से एक बड़े स्केल में लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ पकड़ लेते हो तो आपके खिलाफ नौकरी न होने का प्रोटेस्ट या विरोध नहीं कर पाएंगे। इनको इस मायाजाल में फंसा कर रखो, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट ना तो बेरोजगार हुआ क्योंकि वो तैयारी कर रहा है, ना तो वो एम्प्लॉयड हुआ क्योंकि जॉब नहीं है। यह है गवर्नमेंट का लॉजिक। और तुमको भी लगता है कि आज एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला तो इस वीडियो को अभी लाइक करके जाना। अब जब वो एस्पिरेंट 7 से 8 साल बाद इस मायाजाल से बाहर निकलता है तो किस काम का रह जाता है। 30 की एज में ना कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना एक्सपीरियंस, ना कोई स्किल है, ना पब्लिक रिलेशन, बस एक नॉर्मल सी यूपीएससी क्वालिफिकेशन डिग्री है, लाइक बीए, बीकॉम, बीसीए एक्सेट्रा। आफ्टर दैट घर का प्रेशर और सोसाइटी के ताने सुनकर कोई भी छोटी मोटी नौकरी पकड़ करके कुछ टाइम बाद शादी करके जो मिल रहा है उसी से काम चला लेना ही इन एस्पिरेंट की मजबूरी बन जाता है। अब ऐसी सिचुएशन से गुजरने के बाद कौन सा प्रोटेस्ट, समझ रहे हो ना। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि इसमें कोचिंग और गवर्नमेंट का अपना अपना फायदा है, लेकिन इसके बीच में एक बच्चा क्यों फंस जाता है, उसकी क्या गलती है। इसका जवाब खुद सोसाइटी है। स्टूडेंट वही सीखते हैं, वही समझते हैं जो सोसाइटी उनके दिमाग में भर देती है। लाइक प्राइवेट जॉब बकवास है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ट्विटर के सीईओ को फायर कर दिया तो तुम क्या चीज हो, एक्सेट्रा। हम अपनी लाइफ में सिक्योरिटी के पीछे भागते भागते ये देखना तो भूल ही जाते हैं कि कब हमारी लाइफ सिर्फ एक डर के आगे पीछे घूम रही है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बस सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गई तो कोई फायर नहीं कर सकता। उसको ये कोई नहीं बताता कि आज की डेट में अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कोई कंपनी आपको क्यों ही निकालेगी, और अगर निकाल भी देगी तो कई सारी कंपनी आपको लेने के लिए बैठी हैं, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। वहाँ ग्रोथ और लर्निंग के अनलिमिटेड चांसेस हैं और साथ ही एक बिजनेस माइंडसेट भी डेवलप होता है। गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट्स बहुत लेट और लिमिटेड होते हैं, इसलिए मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डेटा साइंस, डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग और सेल्स जैसी फील्ड में स्किल प्रोफेशनल की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट जॉब की मारामारी उन देशों में होती है जो भी अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, जहां हर बड़ी सुविधा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पा सकता है, क्योंकि देश की अदर इंडस्ट्रीज में इतना ग्रोथ ही नहीं है कि वो देश की जीडीपी में हेल्प कर सके। पर इंडिया जैसे देश में कहानी अलग है। यहाँ कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी नेटवर्थ कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ऐसे में यूथ को इस माइंडसेट के साथ अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। इसके अलावा एक रिसर्च की माने तो 15 से 20% यूपीएससी एस्पिरेंट किसी न किसी तरह के डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, और सोसाइटी तो आप रोज सुनते ही हैं। ये सारा डेटा ऑन पेपर है, और जबकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो फिर करना क्या है, आखिर सोल्यूशन क्या है, मतलब तैयारी करनी है या नहीं। देखो, सेलेक्ट हो भी गए तो स्टार्टिंग सैलरी होगी 56,000 पर मंथ। वहीं दूसरी ओर जो बंदा मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर रहा है उसको साल में मल्टीपल चांसेस मिल रहे हैं खुद को रिफाइन करने के। एक नहीं तो दूसरी कंपनी में मौका जरूर मिलेगा। स्टार्टिंग छोटे पैकेज से होती है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग में है। शुरू में 15 से 20,000 मंथली अर्न करते थे। लगातार बदल रही टेक्नोलॉजी से अपडेट होकर और बड़ी कंपनीज में अप्लाई करके अपनी स्किल्स को बेटर की, और आज 1.5 से 2 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 5 साल में। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। I'm a graphic designer. And he's just 20. Even like earn easily for 1.5 lakh a month. And just Tanesh is a 16-year-old developer जिसकी अभी 24 लाख की जॉब लगी है। Hi everyone, मैं अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। Currently I just got a package of 24 lakhs per annum. मेरा नाम है तने प्रताप। मैं माइक्रोसॉफ्ट में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काफी सारा टाइम मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ने में, वेब डेवलपमेंट करने में लगाया। काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। फ्रीलांसिंग की तो मैं 2,000 रुपए से मैंने पहली अपनी फ्रीलांसिंग की जॉब की थी। मैंने एक वेबसाइट बनाया था। 21 में माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे प्रमोट कर दिया, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया, और सैलरी भी बहुत बढ़ा दी। मेरी सैलरी 1 करोड़। इस टाइम में मेन गेम स्किल्स का है। अगर आप इस टाइम की कोई भी डिमांडिंग स्किल को अच्छे से सीख लेते हो तो आपको जॉब के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और जॉब के अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, कंपनीज अपनी वर्क पॉलिसीज भी चेंज कर रही हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, 5 days वर्किंग एक्सेट्रा। इन सब का फायदा भी उन लोगों को मिल रहा है जो लोग सही वक्त पर सही फैसला ले रहे हैं और सही करियर पाथ चुन रहे हैं। आते हैं फिर से उसी सवाल पर कि तैयारी करनी है या नहीं। वेल, इसका जवाब तो खुद आपके पास है। यूपीएससी की लड़ाई में विनिंग मार्जिन है 0.1%। अब आप खुद से सवाल करो कि ऐसी कौन सी चीज है,
ऐसा कौन सा काम है जिसको आप इतने परफेक्शन से कर सकते हो? स्टडी, ड्रामा, टीचिंग, कोडिंग, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बस एक सही जवाब की देर है। एक तरफ है यूपीएससी जिसमें सक्सेस मिलना आज की डेट में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न स्किल्स। यूपीएससी के कंपेयर में अगर आप आधा एफर्ट भी किसी स्किल को सीखने में लगा दिए तो आप उस फील्ड में इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर यूपीएससी तुम्हारा सपना है तो गौर करो, ये तुम्हारा सपना है या तुम्हारी फैमिली का? अगर तुम्हारा सपना नहीं है तो नहीं कर पाओगे जब तक ये सच्चाई तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी। ये सिर्फ खोखली मोटिवेशन है, ख्याली पुलाव है। फिर भी अगर अटेम्प्ट करना है तो 21 की एज से तैयारी शुरू करके 3 से 4 अटेम्प्ट करके देखा जा सकता है, ताकि 25 की एज तक अगर सक्सेस नहीं हुए तो दूसरी तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर लाइफ इज वर्थ मोर देन एन एग्जाम। इसको एक एग्जाम की सक्सेस या फेलियर से कंपेयर मत करो। हो सकता है आप इसमें फेल होकर भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। इसलिए अपनी लाइफ और अपनी स्पिरिट को एक एग्जाम के भरोसे मत रखो। एग्जाम खत्म होने से आप खत्म नहीं होते। अगर आप मेरे थॉट्स और इस वीडियो से एग्री करते हो तो कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।